हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो लोग क्वांटम फिजिक्स को समझना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स की कह सकते हैं कि ये बुनियाद है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ बातें जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि भाई जब तक आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो तब तक थोड़ा सा लेक्चर को शुरू करने में कनेक्टिविटी यानी कि देने में थोड़ा सही नहीं लगता है मुझको, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे इंटरेक्शन जब तक हमारा आपके साथ होगा नहीं तब तक आप प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। तो क्लासरूम जब हम टीचिंग करते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि डायरेक्ट आए और टॉपिक अगर मैं शुरू कर दूं तो वो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो जिन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं सुननी है तो वो थोड़ा सा 5 मिनट आगे शिफ्ट करके वीडियो को देख सकते हैं, और जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो थोड़ा सा जुड़े रहें। कि 2 बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए, जैसे हम लोग क्लासरूम की जब बात करते हैं और मैं अगर क्लास में कोई टॉपिक सपोज मैंने शुरू किया है तो मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे लिए कि भाई कम से कम आपने पिछले लेक्चर अगर कनेक्ट नहीं किया है, पिछला लेक्चर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आज मैं जो लेक्चर आपको बताऊंगा उसमें वो जो बेसिक्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको फिर कन्फ्लिक्ट करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, और आप जो आज का लेक्चर होगा वो नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा अक्सर होता है जब हम अपने क्लासरूम्स में ऐसा करते हैं कि कोई पुराना लेक्चर मिस करें तो उससे कनेक्टेड अगर आगे का लेक्चर है तो वो हमें समझ में थोड़ा सा कम आता है। तो फिलहाल यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि जो हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका बेसिक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो फिलहाल जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, अगर आपके पास पहले से प्रीवियस नॉलेज है और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं तो बेटर है आप देखिए इसको। बट मेरा एक सुझाव है कि जैसे एक एग्जांपल की बात करूं कि कोई भी पेशेंट होता है, अगर वो एक साथ 2 डॉक्टर से या 3 डॉक्टर से एक साथ अगर ट्रीटमेंट लेगा तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा, क्योंकि हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टडी के केस में भी है कि अगर आप कई सारी जगहों पर ये लेक्चर देखेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है क्वांटम फिजिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको कर देगी अगर कहीं भी कंसेप्ट आपका मिस हो गया, समझ नहीं पाए अगर आप प्रॉपर, फिर आप वहां दूसरी जगह जो आप नहीं समझ पाए वो यहां आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये सब बातें इसलिए मैंने कही है कि आप कनेक्टिविटी जरूर बना लें। और जिन लोगों को भाई अभी तक जो आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, बता दूं कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस टेक्निकल फिजिक्स चैनल पर जो भी लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊं वो आपको ऐसा 100% मैं दूं कि आप उस लेक्चर से रिलेटेड फिर किसी भी दूसरे चैनल पे, किसी भी दूसरी जगह पे फिर आपको समझने की जरूरत ही ना लगे। आपको सारा सब कुछ यहीं पर। फिर भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे पूछ सकते हैं आप उन क्वेरीज को। टाइम मिलने पर सारी क्वेरीज को मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आज का टॉपिक यहाँ पर क्या बताने जा रहा है। फिर भी जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं कनेक्ट किया है थोड़ा सा रिव्यू मैं उसको कर भी देता हूँ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम सभी जानते हैं, दैट इज वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूलिटी मीन्स अ पार्टिकल कैन बिहेव, electron can behave as a particle, as a wave. So to verify this wave particle duality there is a experiment, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो वो जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा हमें ये कंफर्मेशन भी हुआ था कि जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि उस समय वो हाइपोथेसिस था। अब उसी से आगे जब हम बढ़ते हैं, यहां पर मैंने 2 वेव पैकेट के फिगर बना भी रखे हैं, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेवलपमेंट की बात करें, कहां से ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसको थॉट प्रोसेस क्या है इसका, वो सब हमने डिटेल पिछले बार बताया भी था आपको। यहां भी थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, किसी भी चीज को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर हम किसको ढूंढना चाहते हैं, हम यहां पर बात करना चाहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जिसमें 2 बातों को कहा गया था स्पेशली। एक तो है डेल्टा एक्स और दूसरा है डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या चीज है, एक्स है पोजीशन, और डेल्टा एक्स की जब हम बात करते हैं तो वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, एरर है एक तरीके का।
डेल्टा पी क्या है हमारा, डेल्टा पी मोमेंटम है, वेलोसिटी जैसे होती है उसी तरीके से मोमेंटम है। डेल्टा पी जब कहते हैं तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसकी जो वैल्यू निकाली गई, इसकी जो वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में जब इसको किया गया तो कहीं पर आप देखेंगे किसी किसी बुक में एच भी लिखा हुआ रहता है, यानी कि प्लांक कांस्टेंट के बराबर या उससे ज्यादा उसकी अनसर्टेनिटी निकल रही थी। कहीं किसी बुक में आपने ऐसा एक्सप्रेशन भी देखा होगा जो h/2 को रिलेट करता है। कभी आपने देखा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 तो कौन सा ज्यादा सही है या कौन सा किसी बुक में कहीं गलत तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन अपनी जगह पे बिल्कुल 100% सही हैं। पहले अगर मैं बात करूं कि जो हम एक्सप्रेशन देखते हैं h/2 और बाद में मोर एक्यूरेट वैल्यूज के लिए अगर हम साइमल्टेनियसली डेल्टा एक्स को और डेल्टा पी को निकालना चाहते हैं तो उस केस में साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों की वैल्यू को अगर हम हाई एक्यूरेसी से निकालना चाहते हैं तो हम क्या वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं, h/4 का यूज करते हैं। तो फिलहाल ये अपने पास माइंड में ध्यान रखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज में जो हाई एक्यूरेसी की बात आई वो कहां से आई, और ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये भी एक थॉट प्रोसेस है कह सकते हैं। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हम समझ सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन है वो कई सारे साइंटिस्ट ने वेरीफाई भी किया है। आप देख सकते हैं गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके थ्रू इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था इसको वेरीफाई किया गया। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं बाय सिंगल स्लिट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकल जो है इसके थ्रू भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल रियल है, यानी कि जो उनका एजम्पशन था, उनका जो थॉट प्रोसेस था बिल्कुल सही था, यानी कि अनसर्टेनिटी जो हमें मिल रही थी वो h/2 और हायर एक्यूरेट जब हमने रीडिंग ली या कह सकते जो एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके बाद एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट उनका कहा गया वो यही कहा गया कि जो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है एरर का या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन दी h/4 सो ये जो एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं मैंने आपको अभी बताया भी कि प्रोबेबिलिटी पर कहीं ना कहीं ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। किस तरीके से डिपेंड करती हैं प्रोबेबिलिटी पे, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने फिजिक्स लैब में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, ठीक है। तो उस जब एक्सपेरिमेंट को आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब उसकी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट एनालिसिस सब कुछ कर चुके होते हैं, सबसे लास्ट में आप निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो आपने क्या कभी गौर किया है इस बात को कि उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर जिसपे आपने प्रैक्टिकल किया उसके बाद कोई दूसरा स्टूडेंट उसी प्रैक्टिकल अपरेटस पे जब प्रैक्टिकल करता है तो दोनों का परसेंटेज एरर हमेशा एक जैसा नहीं निकलता। कभी एरर हो सकता है किसी केस में अगर 5% आई है तो दूसरे केस में हो सकता है 6% एरर आ जाए, हो सकता है किसी केस में 0% एरर भी रहे, हो सकता है किसी में 1% भी रहे। मींस कहने का ये है कि उसी सेम ऑपरेटर्स पर जब हम मेजर कर रहे हैं वही वैल्यू कोई पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है सेम प्रोसेस सेम मेथड से तो उसको एरर कुछ और मिल रहा है, दूसरा कर रहा है तो उसको एरर कुछ और मिल रहा है। मींस प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं एरर की बनी हुई है। सेम इसी तरीके से जब पोजीशन और मोमेंटम की बात की गई, वेव पैकेट के अंदर जो पार्टिकल हमारा मोशन में रहता है उसके मेजरमेंट के लिए, तो पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी देखी गई और मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी देखी गई जब हमने उसको साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करी। तो ये इम्पॉसिबल है कि दोनों को एक्यूरेट वैल्यू के साथ हम एक साथ मेजर कर सकें, और यही प्रिंसिपल कहलाता है हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जिसको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई भी किया गया। हम यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बस केवल ये देखेंगे यहाँ पर कि इस एक्सप्रेशन को जो हमने लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 के फॉर्म में किस तरीके से यहाँ पर हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए वेव पैकेट जो मैंने बनाया है, छोटा स्मॉल वेव पैकेट है, एक बड़ा वेव पैकेट है जो कि डेल्टा एक्स जिसमें दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक
जो पॉइंट है हमारे, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको तभी होगी जब हम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम जानते होंगे, ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट हम जानते होंगे, वेव पैकेट क्या है, कैसे इसका कंसेप्ट काम करता है, ये सब हम जानते होंगे। तो ये चारों चीजों की अगर आपने स्टडी कर ली है तो ही आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं कि आगे चलकर जो लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं या जो हायर फिजिक्स पर जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो उस पर आपने देखा होगा जब हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस हमारा वर्क करना हमें करना पड़ता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को या डिफरेंट कंसेप्ट को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको अच्छे से समझ लें। यहां पर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की मैं बात करूं, यहां पर डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि एक कोई पोजीशन है, इसको मैं अगर कह दूं x1, इसको मैं कह दूं x2, तो इस पोजीशन के बीच में ही कहीं ना कहीं पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, यहां पर जैसे दिख भी रहा है पोजीशन, इसमें बहुत लार्ज है यहां से यहां तक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल को ढूंढना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो किसमें ज्यादा आसान होगा पार्टिकल को ढूंढना? इसमें ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें हमें यहां से यहां तक ही देखना है। उसकी पोजीशन को हम जितना छोटा कर रहे हैं, वेव पैकेट का साइज जितना स्मॉल कर रहे हैं, उतना आसान है हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेट बता पाए, पोजीशन की मेजरमेंट आसानी से कर सकें। जैसे ही हम इसको बड़ा कर रहे हैं, यानी कि वेव पैकेट का साइज अगर बड़ा है, उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि उसकी जो पोजीशन है, कि पोजीशन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पूरे वेव पैकेट में जो मोशन में है वेव पैकेट अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच कर लेते हैं, उसमें उस वेव पैकेट के अंदर वो पार्टिकल कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ गई। अनसर्टेनिटी मीन्स एरर, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। और ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे कि बड़ा एम्पलीट्यूड इधर छोटा है, ये ऐसा क्यों है? तो ये वेव पैकेट के कंसेप्ट के कारण है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एम्पलीट्यूड, जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, वो सारे के सारे क्या है, सुपर इम्पोज हो चुके हैं और वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इसीलिए वेव पैकेट का यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमने शो किया है। तो ये तो थी इसकी बेसिक चीजें जो शॉर्ट और समराइज वे में मैंने आपको बताई, जो बहुत जरूरी भी हैं इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो इसके एक्सप्रेशन को कैसे हम करेंगे वो यहां पर चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ये मान लिया है कि आपको ग्रुप वेलोसिटी और वेव पार्टिकल ड्यूटी का पहले से इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम ग्रुप वेलोसिटी कंसेप्ट, जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या होता है। वो होता है VG से डिनोट, जिसको हम कहते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। जहां पर आपको याद रखना है कि डेल्टा के क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और डेल्टा ओमेगा, ओमेगा यहां पर क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जो कि हमने किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या K1 माइनस K2 से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्योंकि बहुत स्मॉल होगा, इसको हमने बताया भी था वहां पे जब इसका अलग से एक्सप्रेशन किया था कि डी ओमेगा बाई डी के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये किस तरीके से लिखा है, ये कहां से आई वैल्यू। अगर हम इसको स्टार्टिंग से करें, वैसे जब भी मेन एग्जाम में आएगा तो आप एक्सप्रेशन यहीं से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको इच्छा है भाई 3-4 पेज बढ़ा करके लिखना है, तो आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे निकाला, जो मैंने पिछले डेरिवेशन में कि ग्रुप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से है। बहुत सारी बुक में तो ये पोर्शन ही गायब है कि ये कहां से आया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन को अचीव करना कैसे है वो है ही नहीं बुक्स में मोस्टली। जहां पर है भी तो थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता होगा, अगर आपने देखा है तो, जो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे लगा कि सबसे आसान आपको लग सकता है वही मैं प्रोसेस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो VG याद रखिएगा, ग्रुप वेलोसिटी फॉर वेव पैकेट
इज डी ओमेगा अपॉन डी के। जो पार्टिकल उस वेव पैकेट के अंदर है, जो एक्स एक्सेस के अलोंग मोशन में है, बहुत सारी प्लेन वेव्स जो जा रही हैं, उनका यहां पर मैंने इसको लिख दिया है, जो फॉर्मूला वो होगा डी ओमेगा बाई डी के। अब इसी तरीके से यहां पर आपको याद रखना है कि के जो है वो क्या चीज है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। हमेशा याद रखिएगा के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां पर अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी के एंड इन दिस साइड इट इज 2 पाई बाई लैम्डा। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं डी के इक्वल टू डी, अब 2 पाई क्या है हमारा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा डी लैम्डा माइनस 1। और इसको लिखा जा सकता है 2 पाई, डी लैम्डा माइनस 1 है तो माइनस का साइन आ जाएगा इसमें साथ में, तो इसको आगे में लिख देता हूं, तो माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर -2 होगी, तो ये नीचे मैंने +2 में लिख दिया, और ये लिख दिया जाएगा डी लैम्डा फर्दर। तो डीके की वैल्यू हमें यहां से जो ये मिल रही है, इस वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे ताकि हमें यहां पर वेवलेंथ का टर्म मिलने लगे, और हम इस एक्सप्रेशन को, जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन हम यहां पे निकालने जा रहे हैं, डी ब्रोगली का जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हाइपोथेसिस है, उसको हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कहां पर, इक्वेशन 1 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू हो जाएगी Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के है, तो डी के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां ऊपर लिख देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, इसको कुछ नाम देते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब एक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का जो कंसेप्ट है, जो उसका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था मैटर वेव्स के टर्म्स में, उसने यहां पर एक बात कही थी, क्या बात कही थी, वहां से उसने कहा था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी है, तो अगर इसमें भी हम सेम यहां पर देखें कि इक्वेशन 2 जो है, इसमें लैम्डा की वैल्यू भी और डी लैम्डा भी हमें मिल रहा है, तो इस डी लैम्डा को निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर दें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी लैम्डा इक्वल टू डी एच अपॉन पी। अब इस डी एच अपॉन पी को, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी पी -1। अब p -1, क्योंकि p यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू ये वेरिएबल के फॉर्म में, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस में h कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगी डी पी अपॉन पी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहां पर अभी हमने डी लैम्डा -1 मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम वैसे हमने इसको लिख दिया कि p -1 यानी कि -2 वैल्यू हो जाएगी, तो अपॉन में प्लस में 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डी लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, और यहां से हमें मिल रहा है लैम्डा की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में रखने पर देखिए हमें क्या वैल्यू मिलती है, तो इक्वेशन 2 में रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी Vg इक्वल टू, हमारे पास है वैल्यू -डी ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये तो वैल्यू है ही हमारे पास। लैम्डा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और डी लैम्डा की वैल्यू रखने के लिए, डी लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास
क्योंकि ये अपॉन में है तो ये 1 अपॉन करके लिख देते हैं, माइनस एच डी पी अपॉन पी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में मिल गई। तो इसमें देखिए ऑलरेडी एक माइनस है, पहले से यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो ये माइनस माइनस हमारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। सिमिलरली ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में है इसके, तो ये ऊपर आ जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहां से यहां डायरेक्ट हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेम है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या यहां से हमें मिल रहा है। तो ये मिल रहा है Vg इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी जो हमें मिल रही है वो हो रही है H में भी देखिए एक चीज और है, H में भी इधर H दिया हुआ है और इधर H स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इसके H को कैंसिल कर देगा। तो ये हमें मिला H अपॉन 2 पाई डी ओमेगा अपॉन इधर डी पी। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू यहां पे हमें मिली। अब इनको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vg इक्वल टू लिख सकते हैं H क्रॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा पी। ये मैंने कहां से लिख दिया, तो ये आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया भी था कि जो डी ओमेगा है वो है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। डेल्टा पी है ऐसी, तो डेल्टा पी भी हमारा क्या है, डी पी डेल्टा पी के फॉर्म में अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच क्रॉस क्या है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं, क्योंकि एच क्रॉस की जो वैल्यू होती है ये एच अपॉन 2 पाई पर डिपेंड करती है। इसकी जो वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई की, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच क्रॉस या एच कट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल रही है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए जो ग्रुप वेलोसिटी हमें मिल रही है वो ग्रुप वेलोसिटी क्या मिल गई, एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा पी। लेकिन हमें जो लाना है एक्सप्रेशन वो क्या है, जो हमें चाहिए वो आपको याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के फॉर्म में है और उसकी वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई, जिसको हम यहाँ वेरीफाई करने वाले हैं। तो ये लाने के लिए ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट हम अगर सीधे शब्दों में कहें कि कोई पार्टिकल जब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जाता है, यानी कि फ्री स्पेस में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, इसको हम वेरीफाई भी कर चुके हैं कि ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बराबर निकलती है। या ऐसा भी कह सकते हैं पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी और ग्रुप की जो पूरी वेलोसिटी होती है वो एक बराबर ही होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। मीन्स कहने का ये है कि भाई जब फ्री स्पेस की हम बात करते हैं तो वहां पर कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं होता। चलिए ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है वेलोसिटी, भाई जनरल डेफिनेशन अगर मैं लगा दूं, जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इसको अगर मैं नाम दे दूं v, यानी कि वेलोसिटी ही है, और पूरे वेव पैकेट की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर चाहे हम वेव पैकेट कहें चाहे इंडिविजुअल पार्टिकल कहें, क्योंकि फ्री स्पेस में दोनों बराबर ही हैं, तो ये वैल्यू हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, dx बाई dt, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dx बाई dt ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, अब इस वेव पैकेट के फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो ये वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की ही यहां पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे अगर आप ना समझें तो दूसरे शब्दों में, क्योंकि vp ही vg है, vg vp है, ये हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का केस हमने लगाया था पिछली बार ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा टी भी कह सकते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा टी क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है यही dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू यहां से हमें वेलोसिटी की मिली है, इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर कर दें, इक्वेशन 3 में भी ग्रुप वेलोसिटी यहां मिली हुई है, यहां पर भी हमें पार्टिकल की ग्रुप वेलोसिटी मिली है जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो कह सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड
इक्वेशन 4। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 से, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा पी। अब यहां पर हमें जो चीज चाहिए, हमें एक्सप्रेशन क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेल्टा एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड इन मल्टीपल ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगी वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को हम यहां लिया है तो डेल्टा टी इधर चला जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू नाउ एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 5। तो अब एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम जानते हैं कि एच क्रॉस की वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू अभी हटेंगी, तब हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं कि ये कब हटेंगी। तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपको पता ही है कि अगर हम यहां पर लीस्ट टाइम की बात करें, लीस्ट टाइम मींस, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी को अगर हमें निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए होता है। और एक जो वेव की वेवलेंथ है वो एटलीस्ट 1 साइकिल जब पूरा करेगी तो ही उस वेव की हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, लैम्डा। और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें तो इसका जो ये टाइम होगा टी, और अगर हम इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करें यानी कि अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो ये टाइम ही इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देगा। इससे ज्यादा टाइम तो हम अचीव कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम टाइम अगर लें, एक साइकिल का जो टाइम है इससे कम का अगर टाइम लेंगे तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर लीस्ट टाइम पीरियड द measurement of angular frequency delta omega should be greater than or equal to the 1 upon delta t। ये हमने यहां पर क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का इनवर्सली रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम का। तो एटलीस्ट जो टाइम पीरियड है, अगर इसको चाहे ऐसे कह दें कि डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा, या ऐसे कह दे बात है कि तो इसकी वैल्यू जो है उस टाइम पीरियड के, कौन से वाले टाइम पीरियड के, कि एक साइकिल का टाइम पीरियड एटलीस्ट हमें चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू की हम बात करें टाइम पीरियड की, तो लीस्ट वैल्यू जो टाइम पीरियड की होगी वो कितनी होगी, 1 साइकिल। तो वो हमने यहां पर ले लिया, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। तो यहां पर एटलीस्ट वैल्यू ये है, तो इसको हम कहां पे अप्लाई कर दें, इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहां पे अब इक्वेशन 5 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 इट विल बी नाउ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा इज नाउ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। सो हमने यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन था उसको भी डेल्टा ओमेगा की वैल्यू के कारण यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको डेल्टा टी से डेल्टा टी यहाँ पर हमारा क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो वैल्यू जो हमारे पास फाइनल बची ये आ गई डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस, और ये ही हमारा कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में इसको नाम चाहे तो दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 ही इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि एच क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो एच अपॉन 2 पाई को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी बहुत सारी जगहों पर न्यूमेरिकल्स में भी h/4 यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जा रहा है कि हाई एक्यूरेसी के लिए जो एरर है उसकी एरर की वैल्यू को, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जब ये स्टेटमेंट आया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो उस टाइम पर देखा गया कि जो एक्यूरेट वैल्यू है मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं, चाहे हम पोजीशन की बात करें, चाहे मोमेंटम की, चाहे उसके एनर्जी की बात करें, टाइम की बात करें, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हम निकाल सकते हैं इसके। तो उनकी जब मेजरमेंट की बात की गई तो हमें जो मोर एक्यूरेट वैल्यूज मिल रही थी वो h/4 करके मिल रही थी। तो यहां पे हम कह भी सकते हैं, इसी के आगे लिख देता हूं मैं कि फॉर तो ये क्वेश्चन 6 है, इसी क्वेश्चन 6 को फॉर मोर एक्यूरेट वैल्यूज, या ये भी कह सकते हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे एग्जैक्ट स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है कि इसमें यानी कि जो एरर है वो हमारा और उसका जो ऑर्डर है वो और हमें कम मिलता है, h/4 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन जो 6 से 7 मैंने लिख दिया, बहुत सारे इसके पीछे एक्सपेरिमेंट है जो स्टार्टिंग में मैंने बताए भी थे आपको कि जो इसका एग्जिस्टेंस है या कहें कि जो इसकी थॉट प्रोसेस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके सपोर्ट में जब किए गए तो वहां से ये देखा गया कि वे जो उसकी वैल्यू है मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें h/4 रख करके मिल रही है। और वैसे अगर देखें दोनों की वैल्यू दिखने में तो भाई 1/2 का अंतर दिख रहा है, लेकिन इनमें वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। एक एग्जांपल जैसे मैं दूं कि भाई समुद्र में से अगर मैं 1 चम्मच पानी निकाल भी लूं तो समुद्र में हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसमें भाई वो 1 चम्मच पानी कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू में अंतर आता है जब इसकी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि 10 की पावर माइनस में 30 की रेंज में आ रही होती वैल्यू सॉल्व करने में, 35 समथिंग, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्टेटमेंट इसीलिए कहा गया कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इससे हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरीके से आई थिंक कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। इसको हम एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी कैसे इसको निकालेंगे, तो आइए समझ लेते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है और ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार यहाँ पर आए और उन्होंने कहीं पहले देखा नहीं समझ में आया था और आज कंसेप्ट उनका क्लियर हुआ है, तो जरूर उस पर लाइक और कमेंट कर दें ताकि हम लोगों को पता लग सके, एक हमें मोटिवेशन भी रहता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स को हमारी बातें समझ में आ पा रही हैं। क्योंकि अगर आपको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी तो कम से कम हम इतना करेंगे कि हम उसको और बेटर वे में आप तक लाने की कोशिश कर सकते हैं अपने अगले वीडियोज में। तो इसलिए जरूर कमेंट लिखा करें, लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है।